नमस्कार बच्चों। तो आज हम अपनी इतिहास की किताब का दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। चलिए मिलकर समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी यात्रा कैसी थी। चलिए हमारे एड्यूटेकिन के इस अध्याय को एक कहानी से शुरू करते हैं, ठीक जैसा आपकी किताब में दिया गया है। तुषार नाम का एक लड़का है जो अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। उसे ट्रेन में खिड़की वाली सीट मिल गई और वो बाहर का नज़ारा देखने लगा। उसने देखा कि अरे वाह, तेज दौड़ती गाड़ी से पेड़ पौधे घर खेत सब कितनी तेजी से पीछे भागे जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने बस 150 साल पहले ही रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो उसके भी कुछ दशकों के बाद आई। ये सुनकर तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए इतनी तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं, तो क्या वो यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वो अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता देते थे? नहीं, ऐसा तो नहीं था। तो फिर वो कैसे रहते थे? चलिए इसी सवाल का जवाब हम इस अध्याय में ढूंढेंगे। तुषार का जो ये सवाल है ना, वही हमारे इस अध्याय का पहला विषय है, आरंभिक मानव, यानी वो लोग जो इस उपमहाद्वीप पर सबसे पहले थे। आखिर वे एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते थे? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, वे इस उपमहाद्वीप में लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। अब ये नाम सुनकर थोड़ा बड़ा और मुश्किल लगता है ना, आखेटक खाद्य संग्राहक। पर यह नाम उन्हें क्यों दिया गया? दरअसल ये नाम उन्हें उनके भोजन का इंतजाम करने के तरीके के आधार पर दिया गया है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। आखेटक का मतलब होता है शिकारी, यानी जो शिकार करता है, और खाद्य संग्राहक का मतलब होता है भोजन को इकट्ठा करने वाला, यानी कलेक्ट करने वाला। तो वो लोग करते क्या थे? वो खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, और साथ ही साथ जंगल से फल फूल दाने पौधे पत्तियां और अंडे भी इकट्ठा किया करते थे। इसीलिए उन्हें ये नाम मिला। ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग थे, ये एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। आपकी किताब में इसके मुख्य रूप से 4 कारण बताए गए हैं। पहला कारण यह था कि अगर वो एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर खत्म कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना ही पड़ता था। दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। अच्छा, तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, है ना? इसलिए लोग उनकी तलाश में सही मौसम के हिसाब से दूसरे इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण है पानी। हम सब जानते हैं कि पानी के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। उस समय पानी झीलों झरनों और नदियों में ही मिलता था। कुछ नदियां और झीलें तो ऐसी थीं जिनका पानी कभी नहीं सूखता था, पर कुछ में पानी सिर्फ बारिश के बाद ही मिल पाता था। इसलिए ऐसी जगहों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी पुरानी बातें, इन आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी मिलती कैसे है? हमें ये सब कैसे पता कि वो क्या करते थे? चलिए देखते हैं कि इसके स्रोत क्या हैं। देखिए, जो पुरातत्वविद हैं, यानी वो लोग जो पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं, उन्हें कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग ये आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं, क्योंकि पत्थर जल्दी खराब नहीं होता। अब देखिए, इन औजारों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता था, जैसे फल फूल काटना, हड्डियां और मांस काटना, और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी। कुछ औजारों से तो लकड़ियां भी काटी जाती थीं, जिनका इस्तेमाल ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और दूसरे औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब आप स्क्रीन पर दिख रहे इन औजारों को जरा ध्यान से देखिए। ये उसी पूरा पाषाण काल के असली पत्थर के औजार हैं। यही वो सबूत हैं जो इतने लाखों सालों बाद भी बचे हुए हैं और हमें उस समय के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अब इस मानचित्र को देखिए। इसमें जो लाल त्रिकोण यानी रेड ट्रायंगल वाले स्थान आपको दिख रहे हैं, वे पुरास्थल हैं। पुरास्थल मतलब वो जगह जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के सबूत मिले हैं। वैसे तो इसके अलावा भी और कई जगहों पर वो रहते थे, पर इस मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही दिखाए गए हैं। एक और बात पर ध्यान दीजिए, इनमें से कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। सोचिए, ऐसा क्यों होगा? जी हां, हमने अभी अभी पानी के महत्व के बारे में पढ़ा था।
लोग रहने के लिए अक्सर ऐसी जगह चुनते थे जो सुरक्षित हों, जैसे कि गुफाएं और चट्टानी आश्रय। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये भीमबेटका की गुफाओं की है, जो आज के मध्य प्रदेश में है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और तेज हवाओं से राहत मिलती थी, मतलब सुरक्षा मिलती थी। और ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं, यानी पानी का स्रोत भी पास में ही था। जिन गुफाओं में ये लोग रहते थे, उनमें से कुछ की दीवारों पर हमें बहुत ही सुंदर चित्र मिले हैं। इस चित्र को देखिए जरा। इसमें जंगली जानवरों का कितनी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वो सच में चल रहे हों। ऐसे चित्र हमें मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं, जो हमें उनके जीवन की एक झलक दिखाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और उस समय की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानते हैं, जैसे आग की खोज। और हम ये भी समझेंगे कि इतिहासकार इतने लंबे समय को कैसे बांटते हैं, यानी नाम और तिथियों के बारे में जानेंगे। आपको याद है, हमने मानचित्र में कुरनूल गुफाओं को देखा था। वहां पर पुरातत्वविदों को राख के अवशेष मिले हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। जरा सोचिए, आग का इस्तेमाल कितने ही कामों के लिए किया गया होगा, जैसे कि रोशनी के लिए, मांस भूनने के लिए और सबसे जरूरी, खतरनाक जानवरों को खुद से दूर भगाने के लिए। इस अध्याय में एक शब्द बार बार आ रहा है, पुरस्थल। इसे अच्छे से समझ लेते हैं। पुरस्थल उस जगह को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी पुरानी चीजों के अवशेष मिलते हैं। ये वो चीजें हैं जिनका निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर भी मिल सकती हैं, जमीन के अंदर भी, और कभी-कभी तो समुद्र और नदी के तल में भी पाई जाती हैं। पुरातत्वविदों ने इतिहास के इस बहुत लंबे समय को समझने के लिए इसे कुछ बड़े-बड़े नाम दिए हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे शुरुआती काल को वो पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्दों से बना है, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। तो ये हुआ पुराना पत्थर का युग। यह काल 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी एक काल के दौरान घटी। इसके बाद जिस काल में हमें पर्यावरण में बदलाव मिलते हैं, उसे मेसोलिथ्स यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। मध्य का मतलब होता है बीच का। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है, और फिर अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नव का मतलब है नया, तो ये हुआ नया पत्थर का युग। हमारे इस एडिटोकन पार्ट में इन नामों और तारीखों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस हिस्से पर आप सभी विशेष ध्यान दें। अब हम मानव इतिहास के एक बहुत बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। ये वो समय था जब जलवायु में बड़े परिवर्तन हुए और इसी की वजह से खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई। ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव था। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। जब घास के मैदान बढ़े तो हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या भी बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वे भी इनके पीछे आए। उन्होंने इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि तभी लोगों के मन में इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के हिसाब से पालने की बात आई हो। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की इसी प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी जो करीब 12,000 साल पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शुरू हुई। इसमें लोग कुछ खास तरह के पौधों और जानवरों का चयन करते थे और फिर उनकी खास देखभाल करते थे। इस घरेलीकरण की प्रक्रिया का एक बहुत ही दिलचस्प नतीजा ये हुआ कि जिन जानवरों को पाला गया और जिन पौधों को उगाया गया, वे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे अलग होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। अब सोचिए ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोग पालने के लिए आमतौर पर उन्हीं जानवरों को चुनते थे जो हिंसक ना हो, जो शांत स्वभाव के हों, और धीरे धीरे यही गुण उनकी अगली पीढ़ियों में बढ़ता गया। अब स्क्रीन पर दिख रहे इन दांतों को देखिए। एक सेट में दांत बड़े हैं और दूसरे में छोटे हैं। जो हमने अभी अभी सीखा है उसके आधार पर क्या हम बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का? बिल्कुल सही सोचा। बड़े दांत जंगली सुअर के हैं और छोटे दांत पालतू सुअर के।
खेती की शुरुआत ने इंसान के जीवन जीने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया। अब उन्हें भोजन के लिए यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं थी। वे घुमंतू जीवन छोड़कर एक जगह बसने लगे थे और यहीं से एक नवीन जीवन शैली की शुरुआत हुई। जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से फसल की सुरक्षा करने जैसे बहुत सारे काम थे। और जब वो एक जगह रहने लगे तो उन्होंने घर बनाए। पुरातत्वविदों को मेहरगढ़ जैसी जगहों पर ऐसी ही पुरानी झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जैसे ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये मेहरगढ़ के एक घर का है। ये चौकोर या आयताकार घर होते थे जिनमें 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे। ऐसा माना जाता है कि कुछ कमरे शायद अनाज को स्टोर करने के यानी भंडारण के काम आते होंगे। उस समय के लोगों की क्या मान्यताएं थीं, इसके बारे में भी हमें कुछ सुराग मिलते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जिनसे पता चलता है कि वे शायद मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास करते थे। इन कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। इस चित्र में देखिए, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये हमें उनकी मान्यताओं के बारे में बताता है। तो आज हमने आरंभिक मानव की पूरी यात्रा को समझा। हमने देखा कि कैसे वे एक आखेटक खाद्य संग्राहक के जीवन से, जहां वे भोजन के लिए लगातार घूमते थे, एक किसान और पशुपालक बने और एक स्थायी जीवन जीना शुरू किया। ये मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। अगले अध्याय में हम इससे आगे की कहानी जानेंगे।